लगभग हर दिन नई घोषणा और एक नया चुनावी वादा, साथ में नई अफवाह। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि इसी हवाबाजी के सहारे वे दिल्ली का चुनाव जीत लेंगे, लेकिन हकीकत है कि आम आदमी पार्टी में बगावत की आंधी चल रही है। अब तक 3 विधायकों ने तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के सामने नामांकन दाखिल कर सीधी चुनौती दे दी है, और बाकी जिनके टिकट केजरीवाल ने एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर काट दिए, वे अंदर ही अंदर आम आदमी पार्टी की जड़ें खोद रहे हैं। किराए के कार्यकर्ताओं के सहारे जैसे तैसे केजरीवाल का चुनावी अभियान चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि किराए के कार्यकर्ता सारे उम्मीदवारों को नहीं दिए गए हैं। ये कार्यकर्ता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज जैसे कुछ नेताओं की सेवा में लगे हैं, ताकि वे चुनाव हारने से बच जाएं। बाकी उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार भगवान भरोसे चल रहा है। यही वजह है कि आदत के मुताबिक केजरीवाल ने अब तक कोई चुनावी भविष्यवाणी तक नहीं की है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा खत्म हो गई है। 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 981 उम्मीदवारों ने 1553 नामांकन दाखिल किए। 20 तारीख को नामांकन वापस लेने की समय सीमा खत्म होने के बाद सभी सीटों की असली तस्वीर सामने आएगी और ये पता चलेगा कहां कितने उम्मीदवार मैदान में हैं। फिलहाल सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए कम से कम 3 सीटों पर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। टिकट कटने से नाराज 2 विधायकों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया, तो एक ने खुलकर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अन्ना आंदोलन और फिर पार्टी गठन के दौर से ही साथ रहे प्रकाश जारवाल आम आदमी पार्टी के पुराने सिपाही हैं। देवली सीट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर इस बार प्रकाश जारवाल की जगह प्रेम कुमार चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट कटने से नाराज प्रकाश जारवाल ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया। वे लगातार प्रचार में भी जुटे हैं। ऐसे में यहां आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रेम कुमार चौहान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच करीबी मुकाबले का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में प्रकाश जारवाल ने विधायक के तौर पर अपने कामकाज और संपर्कों के जरिए यदि समर्थक मतदाताओं को अपनी ओर लाने में कामयाब रहे तो इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। हरिनगर से आम आदमी पार्टी की विधायक राजकुमारी ढिल्लों ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। केजरीवाल ने इस सीट से ढिल्लों को ही उम्मीदवार बनाया था, लेकिन 15 जनवरी को अचानक ढिल्लों को हटाकर सुरेंद्र सेतिया को टिकट दे दिया गया। ढिल्लों का आरोप है कि पैसे लेकर उनका टिकट काट दिया। ढिल्लों ने अपना पर्चा दाखिल करने के बाद कहा, ये हरिनगर की जनता के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। जनकपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक राजेश ऋषि बागी हो चुके हैं। टिकट कटने से वे इतने नाराज हैं कि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि टिकट के लिए उनसे 5 करोड़ रुपयों की मांग की गई थी। 2015 और 2020 में जनकपुरी से जीत हासिल करने वाले राजेश ऋषि का कहना है आम आदमी पार्टी इस सीट से चुनाव हार रही है। सूत्रों के मुताबिक वे अपने समर्थकों को आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट करने को कह रहे हैं। 10 साल से विधायक होने की वजह से राजेश ऋषि बड़ी संख्या में लोगों से सीधे संपर्क में हैं और उनका इस तरह पार्टी के खिलाफ जाना केजरीवाल का खेल खराब कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की उम्मीदवारी पर ग्रहण लग गया है। गलत जानकारी देने के कारण उनका नामांकन पत्र खारिज किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने अपने नामांकन पत्र में न सिर्फ अपनी कमाई बल्कि अपने ऊपर लगे आपराधिक मामलों की भी जानकारी छिपाई। उस वजह से चुनाव अधिकारी ने केजरीवाल का नामांकन होल्ड पर डाल दिया है और जांच शुरू कर दी है, क्योंकि केजरीवाल एक नहीं बल्कि 3 जगहों से मतदाता बने हुए हैं, जिसमें दिल्ली के 2 और गाजियाबाद की 1 जगह है। केजरीवाल ने कभी अपना वोट ट्रांसफर करने के लिए चुनाव कार्यालय में अवध ओझा की तरह आवेदन भी नहीं दिया और 3 जगहों से वोटर लिस्ट में बने हुए हैं। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के प्रतिनिधि का दावा है कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के नामांकन को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर उनके नॉमिनेशन में आए समेत अन्य चीजों को छिपाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं। एडवोकेट साकेत गुप्ता ने खुद को नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि हमने यहां से अरविंद केजरीवाल के नामांकन पत्र पर आपत्ति दायर की। उन्होंने कहा कि हमने रिटर्निंग ऑफिसर यानी RO के सामने आपत्ति रखी है, जिसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने 2019-20 में अपनी आय 1,57,823 रुपये दिखाई, जो मासिक 13,152 लाख रुपए है। ये पूरी तरह से गलत और सरासर झूठ है। विधानसभा के दस्तावेजों के अनुसार हर मुख्यमंत्री को हर रोज 20,000 रुपए वेतन के साथ साथ 1,000 रुपए दैनिक भत्ता भी मिलता है। इस हिसाब से केजरीवाल की मासिक कमाई 6,30,000 होती है, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी वो न्यूनतम वेतन अधिनियम का भी उल्लंघन है।
वह मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में वार्ड नंबर 52 में वोट नंबर 709 है। जब हमने जांच की तो वार्ड नंबर 52 में वोट नंबर 1708 ही था। दूसरा, इनका वोट 1307 वार्ड नंबर 105 चांदनी चौक में रजिस्टर्ड है, जो आज भी है। इसका मतलब वो चांदनी चौक के हैं, लेकिन नॉमिनेशन फॉर्म में उन्होंने नई दिल्ली भरा है। ये सरासर गलत है और उनका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का वोट गाजियाबाद के कौशाम्बी में वार्ड संख्या 72 मतदाता संख्या 991 में भी दर्ज है। यूपी में पंजीकृत मतदाता दिल्ली में चुनाव कैसे लड़ सकता है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में गंभीर धाराओं के तहत 3 मामले भी दर्ज हैं। उन्हें इस बात की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने अपने नामांकन हलफनामे में ये जानकारी छिपाई। आरओ ने अरविंद केजरीवाल के नामांकन को फिलहाल रोक दिया है। अभी इस मामले की जांच हो रही है, जिसके बाद आरओ इस पर फैसला लेंगे। अरविंद केजरीवाल को विरोध में जब कोई काले झंडे दिखाता है तो पूरी आम आदमी पार्टी उसे केजरीवाल पर जानलेवा हमला बताने लगती है। इसी वजह से जब किसी ने केजरीवाल पर पिछले दिनों पानी फेंका था तो सौरभ भारद्वाज को वो पानी पेट्रोल नजर आया और उसके हाथों में माचिस की डिब्बी भी दिख गई। बोले ये तो केजरीवाल को जलाकर मारने की बीजेपी की साजिश है। वैसे ही जब नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र में प्रचार कर रहे केजरीवाल से वहां के लोग सवाल पूछने लगे तो बौखलाए केजरीवाल ने उन पर कार चलवा दी। इससे बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए, उनमें से एक के पैर तक टूट गए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिर से इस मामले को केजरीवाल पर जानलेवा हमला करार दिया। भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर पार्टी कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब लोग केजरीवाल से सवाल पूछ रहे थे तब केजरीवाल ने अपनी गाड़ी में 2 युवकों को टक्कर मार दी। दोनों को लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया। हार सामने देखकर वे लोगों की जान की कीमत भूल गए। मैं अस्पताल जा रहा हूं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो पोस्ट कर अपना प्रोपेगेंडा अभियान शुरू कर दिया और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर हमला हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग काले झंडे दिखाते हुए केजरीवाल की गाड़ी के बेहद करीब पहुंच गए और पत्थरबाजी करने लगे। दरअसल केजरीवाल नई दिल्ली क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन पर हमला हुआ। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर ट्वीट करके भाजपा पर हमला करने का आरोप लगाया। सूत्रों का कहना है कि पत्थर तब चलाए गए जब केजरीवाल की गाड़ी ने 2 लोगों को कुचला। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते समय केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला किया, उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार न कर सकें। केजरीवाल इस कायराना हमले से डरने वाले नहीं। दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। इसके पहले 30 नवंबर 2024 को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंका था। समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी थी। तब आतिशी मरलेना से लेकर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज ने इसे केजरीवाल को जलाकर मारने की साजिश करार दिया था। इसके भी पहले उत्तम नगर इलाके में जब लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए और विरोध में नारे लगाए थे, तब भी आम आदमी पार्टी ने यही जानलेवा हमले की कहानी सुनाई थी। अब ताज़ा मामला, जिसकी हकीकत तो पुलिस बताएगी। बीजेपी ने पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा, केजरीवाल की काले रंग की कार हमारे कार्यकर्ताओं को रौंदते हुए गई। हमारे एक कार्यकर्ता की टांग टूट गई। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले 11 साल से दिल्ली में जो सरकार चल रही है, उसने दिल्ली में न सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया बल्कि दिल्ली को बर्बाद भी कर दिया। आज मैं देशवासियों और दिल्ली वासियों से अपील करने आया हूं कि आपको दिल्ली को बचाना है। 11 सालों में यमुना न सिर्फ गंदी हुई बल्कि नाले जैसी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अजीत पवार और शरद पवार के बीच सांप सीढ़ी का खेल एक बार फिर से शुरू हो गया। हालांकि पिछले दिनों ऐसी खबरें आ रही थीं कि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ जाएंगे, लेकिन इस पर विराम तो बारामती के कार्यक्रम में ही लग गया, जहां अजीत पवार ने बात करना तो दूर शरद पवार के बगल में बैठने तक से इनकार कर दिया। और अब अजीत पवार ने एक बार फिर शरद पवार को तगड़ा झटका दे दिया। शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने सतीश चौहान ने अजीत पवार का दामन थाम लिया। शिरडी के विधायक सतीश चौहान पहले अजीत पवार की एनसीपी में ही थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले वे अजीत पवार का साथ छोड़ शरद पवार के साथ आ गए। शरद पवार ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और चुनाव जीतने के बाद अब फिर से वे अजीत पवार के साथ चले गए। माना जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी के कई दूसरे विधायक भी पाला बदलने की तैयारी में, और अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा में शरद पवार की पार्टी की हालत बेहद नाजुक हो जाएगी और उनके पास इक्का दुक्का विधायक ही बचे रहेंगे। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने शिरडी में 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर आयोजित किया है। शिविर के पहले दिन सतीश चौहान ने बड़े पवार को छोड़ उनके भतीजे की पार्टी ज्वाइन कर ली। सतीश चौहान ने ऐसे वक्त पर शरद पवार का साथ छोड़ा जब राज्य में पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के सांसदों के पाला बदलने की अटकलें जारी हैं। विधायक सतीश चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के खेमे से इस्तीफा दिया था, तब वे शरद पवार के पास आ गए थे। विधानसभा चुनाव में शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के करारी शिकस्त के बाद अब सतीश पवार फिर से अजीत पवार के साथ चले गए। जब सतीश चौहान ने अजीत पवार की एनसीपी को छोड़ा था, तब
पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित किया था। अब पार्टी ने फिर से उनके वापस लेते हुए उस निलंबन को रद्द कर दिया। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि एनसीपी और महायुति सरकार की छवि खराब करने के इरादे से पार्टी विरोधी रुख अपनाने के लिए सतीश चौहान को 15 अक्टूबर 2024 को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के कमीशन और नीति पर भरोसा जताते हुए ईमानदारी से काम करने की बात कही है। ऐसे में उनका 6 साल का निलंबन वापस लिया जा रहा है। सतीश चौहान 1977 से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। बीई मैकेनिकल की शिक्षा हासिल करने के बाद सतीश चौहान लंबे समय तक वसंतराव काले के साथ विभिन्न आंदोलनों में शामिल रहे। उन्होंने 1984 में राजनीति में कदम रखा। 2008 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मराठवाड़ा ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र का विधान परिषद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे पूर्व में उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के प्रबंधन परिषद की सीनेट के सदस्य भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी के संकल्प पत्र से अरविंद केजरीवाल इतना बौखला गए कि वे अपने ही पुराने वादे को फिर से दोहराने लगे। मंत्री रहते सत्येंद्र जैन ने 2017 में जो वादा किया था उसे केजरीवाल 8 सालों में पूरा न कर सके, लेकिन अब चुनाव आए तो झाड़ पोंछ कर उसी वादे को दोहरा दिया और कहा कि हम दिल्ली के किराएदारों को भी फ्री बिजली देंगे। किराएदारों के साथ ऐसा ही घटिया मजाक केजरीवाल ने कोविड के वक्त भी किया था। तब उन्होंने ऐलान किया था कि दिल्ली के सारे मकान मालिक किराएदारों से किराया न लें, उनका किराया दिल्ली सरकार देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किराए के नाम पर केजरीवाल ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इसके लिए फटकार भी लगाई और किराया देने का आदेश भी दिया, लेकिन केजरीवाल ने अब तक उसका भुगतान नहीं होने दिया और अब वे किराएदारों को फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने इसके लिए चुनाव के बाद एक योजना लेकर आने की बात कही, जिसके जरिए किराएदारों को फ्री बिजली और पानी का लाभ। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी देते हैं, लेकिन दुख की बात है कि दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट नहीं मिलता। उसके अलग अलग कारण अलग अलग जगह हो सकते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, किराएदार भी दिल्ली के रहने वाले हैं, उनको भी फ्री बिजली और फ्री पानी का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए हम घोषणा कर रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो बेनिफिट सिस्टम बनाएंगे, जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं। पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पर रहते हैं, बहुत गरीब होते हैं। अगर उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता तो वह उनको बड़ी तकलीफ होती। तो उन सब लोगों को अब फ्री बिजली पर पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि पिछली बार हमने किराएदारों के लिए प्रीपेड का सिस्टम बनाया था, लेकिन कुछ अड़चन थी जिसे दूर करेंगे, इस बार उन्हें देंगे। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का नहीं मिल रहा। इसलिए हम घोषणा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। एक तरफ पार्टी के अंदर सीएम बदलने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ मूडा जमीन घोटाला मामले में ईडी ने उनकी लगभग 300 करोड़ रुपए मूल्य की 142 अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं और इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य भी शामिल हैं। ये कुर्की MUDA की ओर से भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं की धन शोधन जांच का हिस्सा है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ईडी के बयान में कहा गया है कि आरोप है कि सिद्धरमैया ने MUDA की ओर से अधिग्रहित 3 एकड़ 16 गुंटा भूमि के बदले अपनी पत्नी BM पार्वती के नाम पर 14 भूखंडों के लिए मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। इसमें आरोप लगाया गया कि मूल रूप से ये भूमि MUDA द्वारा 3,24,700 रुपए में अधिग्रहित की गई थी। इस पॉश इलाके में 14 भूखंडों के रूप में दिया गया मुआवजा 56 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से इस मामले में कर्नाटक लोकायुक्त ने पूछताछ की। मुख्यमंत्री ने बार बार अपने या अपने परिवार की ओर से किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष उनसे डरा हुआ है और यह आरोप राजनीति से प्रेरित है। ईडी की जांच लोकायुक्त पुलिस मैसूर की ओर से दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू हुई। ये FIR भारतीय दंड संहिता 1860
के और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अलग अलग धाराओं के तहत की गई है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि बीएम पार्वती को आवंटित 14 प्लॉट्स के अलावा कई बाकी प्लॉट्स भी मूडा की ओर से अनियमित रूप से रियल एस्टेट व्यवसायियों को मुआवजे के रूप में दिए गए। इन व्यवसायियों ने इन प्लॉट्स को भारी फायदे में बेचकर नकदी इकट्ठा की और इसे वैध स्रोतों से पैदा आय के रूप में दिखाया। ईडी ने कहा कि कई प्लॉट प्रभावशाली व्यक्तियों और व्यवसायियों के बेनामी नामों पर आवंटित किए गए हैं। जांच में ये भी सामने आया कि तत्कालीन आयुक्त डीबी नटेश की भूमिका इस अनियमितता में अहम रही है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने संपत्ति, नकदी और बाकी संसाधनों के रूप में अवैध लाभ हासिल किया। ईडी ने बताया कि इन अवैध धनराशियों का इस्तेमाल सहकारी समितियों के माध्यम से संपत्तियां और लग्जरी वाहनों की खरीद के लिए किया गया। इन संपत्तियों को पूर्व मूडा आयुक्त GT दिनेश कुमार के रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी संकेत दिया है कि इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जब्त की गई संपत्तियों और अवैध धनराशियों के स्रोत की जांच की जा रही है। एजेंसियों का कहना है कि सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाकर इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की योजनाएं ऐसी होती हैं कि उनका प्रचार तो खूब होता है, उसके नाम पर वोट भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका फायदा लोगों को मिल नहीं पाता। मतलब कि केजरीवाल प्रचार के लिए योजनाएं शुरू करते हैं, अपना प्रचार करते हैं और बात खत्म। केजरीवाल ने प्रदूषण कम करने के लिए पराली के निष्पादन की योजना शुरू की थी। यह योजना महज 70 लाख की थी, लेकिन इसके प्रचार पर केजरीवाल ने 38 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल जिस मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ करते नहीं थकते, दिल्ली के उन मोहल्ला क्लिनिक्स में 2024 में महज 5 करोड़ की दवा का ही आवंटन किया गया। दिल्ली में करीब 600 मोहल्ला क्लिनिक हैं। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मोहल्ला क्लिनिक में कितना इलाज होता है और इसका कितना प्रचार। वैसे ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा है, जिसे अब केजरीवाल ने छात्रों के लिए भी फ्री करने की घोषणा कर दी। लेकिन केजरीवाल ने अब ये नहीं बताया कि दिल्ली में बसें कितनी हैं। अगर छात्रा बसों में जाएं तो बस कहाँ है। यही वजह है कि नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा ने पत्र लिखकर बसों के बारे में तीखे सवाल पूछे। बीजेपी के नई दिल्ली से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर पूछा कि पिछले 10 सालों के कार्यकाल के दौरान, यानी 2015 से लेकर 24 के बीच, दिल्ली सरकार के बजट से कितनी नई बसें खरीदी गईं। साथ ही ये भी पूछा कि कितनी लेडीज स्पेशल बस 2015 से 24 के बीच शुरू की गई। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर यही कहते हुए हमला कर रही है कि केजरीवाल सरकार ने घोषणा तो कर दी थी कि महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी, लेकिन हकीकत में महिलाओं को सुविधा मिल नहीं पा रही। उसकी एक बड़ी वजह यह कि दिल्ली में डीटीसी बसों की संख्या साल दर साल कम होती जा रही है। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर यह कहते हुए पलटवार भी करती है कि दिल्ली में हाल फिलहाल में जो नई लो फ्लोर बसेस आई हैं, वह भी केंद्र सरकार की तरफ से की गई पहल के बाद, जबकि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बजट से एक भी नई डीटीसी की बस नहीं खरीदी। बीजेपी इसके जरिए बताने की कोशिश कर रही है कि जब दिल्ली में डीटीसी बसों की संख्या ही लगातार कम होती जा रही है तो महिलाएं मुफ्त यात्रा किस में करेंगी। इतना ही नहीं, बीजेपी इस बात को लेकर भी हमलावर है कि अगर महिलाएं मुफ्त यात्रा करने के लिए बस का सफ़र करना भी चाहती हैं तो उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है और तब भी बस की यात्रा नहीं कर पाती, क्योंकि बस में जगह ही नहीं होती। बीजेपी जनता के बीच यही संदेश देने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान घोषणाएं तो बहुत सारी हुई, लेकिन असल में जनता को सीधे तौर पर उनका फायदा नहीं मिल पाया। बीजेपी का कहना है कि ये घोषणाएं सिर्फ जनता के वोट हासिल करने के लिए की जाती हैं, लेकिन असल मायने में जनता को योजनाओं का फायदा देने की आम आदमी पार्टी सरकार की कोई नियत नहीं रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।